सभी साथियों को जय हिंद। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने शुरू किया है एडुटेरिया का 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न। यह बुक वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन है। यह बुक आपको मदद करने वाली है यदि आप ऑल स्टेट पीसीएस, बिहार एसएससी, बीपी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए या अदर कोई भी एग्जामिनेशन की यदि आप तैयारी करते हैं तो उसमें यह काफ़ी उपयोगी है। यह बुक आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा। एडुटेरिया का यह बुक है। इस बुक में आपको 100 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और इसमें प्रैक्टिस सेट के अलावा विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह भी मिलेंगे और इसमें जो भी प्रश्न हैं होंगे एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 या 3 तक हम लोग पहले ही देख चुके हैं और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वह प्रैक्टिस सेट 4 है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 4 को देखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। है पर्यावरण, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। इसके अलावा आप जान लीजिए कि एक होता है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, यह जो पारित हुआ यह कब पारित हुआ? 1955 में। इम्पोर्टेंट कुछ हम बताते चलते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए और इसका सही आंसर 1986 है। उसके बाद एक आता है वन संरक्षण अधिनियम, वन जीव संरक्षण अधिनियम। वन जीव संरक्षण अधिनियम आपको ये आया 1972 में। यह कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद वन जीव के बाद वन संरक्षण अधिनियम आया। वन संरक्षण अधिनियम यह कब आया? यह 1980 में आया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? कृत्रिम परितंत्र यानी कि मानव द्वारा बनाया गया। तो मानव द्वारा वन को नहीं बनाया गया। यह प्राकृतिक परितंत्र है। समुद्र प्राकृतिक है, झील प्राकृतिक है, बगीचा जो है कृत्रिम परितंत्र है। ठीक है, जैसे कृत्रिम परितंत्र में और आ जाता है, जैसे आप देखिएगा चिड़ियाघर हो गया, उद्यान हो गया, मछली घर हो गया, तालाब हो गया, फसल क्षेत्र हो गया, ये सभी जो होंगे कृत्रिम में आते हैं। और बाकी जो हो जाते हैं जैसे नदी है, झील है, महासागर, पहाड़, वन, घास का मैदान, मरुस्थल, ये सब जो हैं यह प्राकृतिक में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है और CO2 भी ग्रीन हाउस है गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है और ओजोन भी आ जाता है। लेकिन ये कह रहा है सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, CO2। फिर आगे है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम यानी कि इसे आप समझिए भारत का इधर जो है नॉर्थ हो जाएगा, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो सबसे दक्षिणतम जो हो जाएगा मुख्य भूमि का वो हो जाएगा कन्याकुमारी। और भारत का सबसे दक्षिणतम पूछ ले तो वो हो जाएगा आपको इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा भारत का सबसे दक्षिणतम और मुख्य भूमि का दक्षिणतम हो जाएगा कन्याकुमारी। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है। और सबसे उत्तरी पॉइंट जब देखिएगा तो इंदिरा कौल है। इंदिरा कौल है, इंदिरा कौल, यह लद्दाख में है। और सबसे पश्चिमी में जो देखिएगा तो इसको गौर माता कहते हैं, गौर माता या गुहर माता, यह जो है गुजरात के कच्छ में है। ठीक है, और इधर जो देखिएगा अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी कीबुथु है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है,
तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कहता है कि भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक जो वन है सर्वाधिक भाग पर, तो वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होता है। ठीक है, चलिए आगे है कि अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। कह रहा है हिमालय के पश्चिमी भाग, यानी हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती। तो ये सही बात है। सर्वाधिक विविधता यानी हिमालय में देखिएगा पश्चिमी भाग से अधिक विविधता आपको पूर्वी भाग में देखने को मिलेगा। फिर कह रहा है कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। तो पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक नहीं है। अब देखिएगा तो इधर देता है पूर्वी भाग में 160 किलोमीटर चौड़ाई, वहीं आप पश्चिम में देखिएगा तो 400 से लेकर 500 किलोमीटर तक की आपको देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर में जैसे देखिएगा तो 400 से 500 किलोमीटर की चौड़ाई देखने को मिलता है। इसलिए इसका कथन सिर्फ वन सही है। ठीक है, इसका कथन जो है सिर्फ केवल एक सही है। अगला प्रश्न है कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है। तो अरब सागर में एक होता है बंगाल की खाड़ी, तो ये गोदावरी जैसे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा, ताप्ती और साबरमती ये गिरती है अरब सागर में। तो ताप्ती साबरमती छोटा छोटा है और नर्मदा इनमें सबसे बड़ा न। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चाय की खेती के लिए निम्न में कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त अम्लीय, चाय के लिए अम्लीय मृदा होती है। जैसे कि आप देख लीजिए कि थोड़ा चाय की खेती के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चाय के लिए आप जलवायु देखिएगा, जलवायु तो इसमें जलवायु होना चाहिए गर्म और आर्द्र, गर्म और आर्द्र। ठीक है, जलवायु होनी चाहिए और तापमान होनी चाहिए 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होनी चाहिए। फिर वर्षा, वर्षा इसके लिए कितना होनी चाहिए। चाय की खेती के लिए वर्षा जो होना चाहिए 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। और समय जो है इसका पौधा चाय को लगाने का समय जो होता है वो अक्टूबर नवंबर होता है, अक्टूबर नवंबर। और 1 साल के बाद पत्ती तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आगे देखिए कह रहा है कि मानसून निवर्तन होता है, यानी मानसून लौटना स्टार्ट कब करता है। तो देखिएगा मानसून सबसे पहले पहुंचता है बंगाल की खाड़ी यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, फिर केरल में, फिर उस तरह से करके पश्चिम दिशा की ओर यानी उत्तर पूरब की ओर मानसून बढ़ता है। तो लौटता भी है तो सबसे पहले उत्तर पश्चिम की ओर ही लौटता है और धीरे 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 बंगाल की खाड़ी की तरफ लास्ट में लौटता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी और सबसे पहले लौटता है उत्तर पश्चिम भारत से और लास्ट में बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है। तो वेनेजुएला की राजधानी काराकस हो जाएगा, वेनेजुएला की राजधानी काराकस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। भारत में चक्रवात कहा जाता है, चीन में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली, अमेरिका में बागियो, अमेरिका में हरिकेन कहा जाता है, हरिकेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। फिर कह रहा है कि कोरल, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में पाया जाता है। आपको हम बताते चले कि यह जो होता है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में कोरल रीफ पाया जाता है। और दुनिया की आधी से अधिक कोरल रीफ जो है 6 देशों में ही पाई जाती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया हो जाएगा, फिर फिलीपींस, फिलीपींस, पपुआ न्यू गिनी, फिजी और मालदीव, ये 6 देशों में आधे से अधिक कोरल रीफ पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है। अगला प्रश्न है स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है मूल अधिकारों से, नीति निर्देशक तत्व से, मूल कर्तव्य से, मूल कर्तव्यों से स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है।
आप देखिएगा कि मूल कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया था, ठीक है। और जोड़ा गया कहाँ? भाग 4 के क में जोड़ा गया इसको। अगला प्रश्न है कि न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के अनुच्छेद 42 में उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैसे में देखिए, पहला कथन कहता है कि इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो वो आयु तक होता है। तो सही बात है कि अगर 62 वर्ष पहले पुग गया तो आप रिटायर हो जाइएगा। यानी सीधा सीधा समझिए, अगर कोई 55 वर्ष के उम्र में अगर नियुक्त किए जाते हैं तो 6 साल रहेंगे, यानी कि 61 वर्ष के उम्र में ही रिटायर होंगे। अगर कोई आदमी है जिसको 60 साल के उम्र में नियुक्त किया जाता है तो ये 6 साल नहीं रहेंगे, सिर्फ 2 साल, यानी कि 2 साल के बाद ये 62 वर्ष पुग जाएगा तो 2 साल के बाद यह रिटायर हो जाएगा, ठीक है। यानी पद से मुक्त हो जाएंगे ये 2 ही साल के बाद। अगर टाइम इनके पास है तो 6 साल के लिए रहेंगे, ठीक है। और जैसे इसी में देखिए अगला कह रहा है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तो ये भी सही है। इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है, ये भी सही है। यानी 1, 2, 3 सब सही है। डी उपयुक्त में से सभी इसका सही हो जाएगा। ये जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है ये भाग 5 में है। कहाँ है? भाग 5 में अध्याय 5, भाग 5 के अध्याय 5 में है। अनुच्छेद देखिएगा इसका, आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15%। यानी मुख्यमंत्री के साथ में पूरा मंत्री, जितना भी मंत्री बनते हैं उन सबको मिलाकर कुल जितना विधानसभा सीट है उससे 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर 100 विधायक हैं तो सिर्फ मुख्यमंत्री साथ है लेकर 15 ही मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री मिला के 15 लोग ही होनी चाहिए, ठीक है। और यह जो लागू हुआ, ये बात जब लागू हुआ कि 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये कब लागू हुआ? तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में लागू हुआ, ठीक है। 91वां संविधान संशोधन 2003 में। अगला प्रश्न है, रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र के तहत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। क्या हो जाएगा? न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, ठीक है। इसमें देखिएगा कि मूल क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है और सलाहकार क्षेत्राधिकार है। तो इस सभी के बारे में जान लीजिए। जैसे मूल क्षेत्राधिकार क्या होता है? तो मूल क्षेत्राधिकार देखिएगा तो देश की सरकारों के बीच जो विवाद होता है उसको भी सुलझाता है। मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है कि देश की सरकारों के बीच विवाद को सुलझाना। जैसे राज्य और केंद्र सरकार के बीच में अगर कोई विवाद है तो उसको भी सुलझाता है मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। यदि अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में विवाद है तो उसको सुलझाया जाता है मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। मौलिक अधिकारों के लिए ये जारी करता है, संविधान की व्याख्या भी करता है और जनहित याचिकाओं पर सुनवाई भी करता है, सब मूल क्षेत्राधिकार के तहत। फिर देखिएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार है। तो इसमें क्या होता है कि वह देश की निचली अदालतों के फैसलों और अपीलों पर सुनवाई कर सकता है। यह अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत आता है। फिर सलाहकार क्षेत्राधिकार देखिए, तो आप देखिएगा कि सलाहकार क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या करता है
कि राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत। और उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं। और जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अगर किसी मुद्दे पर सलाह लेते हैं तो वो चाहेगा तो दे भी सकता है और चाहेगा तो नहीं भी दे सकता है। अगला प्रश्न है कि दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी। यह जो है 92वें संविधान संशोधन 1985 में लागू किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो यह जो चालू किया गया था कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया था। फिर अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है। तो यह उल्लेख जो है आप देखिएगा अनुच्छेद 78 में है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो यह दक्षिण कोरिया है जो प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है तो यह जो मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस से सीधा नहीं कर रहे हैं, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर है कि जैसे विश्व हिंदी दिवस होता है, विश्व हिंदी दिवस, तो यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। और एक है विश्व शांति दिवस जो 21 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व शांति दिवस। और विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो इसका सही आंसर है बनारस अधिवेशन 1905 में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था 14 जून 1947 ईस्वी को, 14 जून 1947 ईस्वी को। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो यह लॉर्ड वेवेल के द्वारा किया गया था, ठीक है। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर को हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। और इसकी अध्यक्षता जो किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए थे, जिनको अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो निर्वाचित हुए थे वह 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। फिर अगला प्रश्न है कि वहाबी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। तो वहाबी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। फिर है कि पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक है, तो पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा BS नायपॉल, ठीक है। और उसके बाद है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। जैसे सूरत की संधि है, तो सूरत की संधि हुआ था 1775 ईस्वी में। फिर पूना की संधि हुआ था 1817 ईस्वी में। पुरंदर की संधि शायद हमको याद है कि पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ था। और देवगांव की संधि जो हुआ था वह 1803 में हुआ था, ठीक है। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 यानी ऑप्शन इसका सी
सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो मृक्ष कटिकम से। फिर अगला प्रश्न है कि कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका सही आंसर है जैन। फिर है कि भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। फिर है कि दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासक के द्वारा निर्मित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लव शासक। फिर है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोट्स था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? तो एरियन ने लिखा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड। अगला प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइरिस। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया आँख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत होता है। और ये कोरोइड क्या होता है? ये आँख की मध्य परत का एक हिस्सा होता है, मध्य परत का। और रेटिना जो है यह आँख के पीछे की एक पतली परत होती है, और यही रेटिना जो है प्रकाश को महसूस करती है। अगला प्रश्न है कि रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो वृक्क में जाकर छनती है। ठीक है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55 से 60% भाग जो होता है प्लाज्मा होता है। फिर कह रहा है कि एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। तो इसका सही है आंसर है फ्लोरीजन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो इंद्रधनुष परावर्तन और अपवर्तन के कारण होता है। फिर अगला प्रश्न है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो संसंजक बल कहा जाता है। फिर 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ जो होता है, जो भाग लेता है, उसको अभिकारक कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो OH- यानी आयन, OH आयन प्राप्त होता है यानी मुक्त होता है। नींबू के रस का pH मान कितना होता है? 2.2 होता है। फिर बादल और वायुमंडल को तैरना किस कारण होता है? तो सायनता के कारण होता है। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि छाया के पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो इसको सियोफाइट्स कहते हैं। और फिर अगला प्रश्न है कि मेनर हिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो रूस और फिनलैंड के बीच। फिर अगला प्रश्न है कि जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 22 मई। ठीक है, 22 मई को। फिर अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2007 में। और फिर लास्ट प्रश्न जो है कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप होता है CPI। और कुछ स्मरणीय तथ्य भी दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्मरणीय तथ्य है जिसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश क्रमशः सारनाथ, पहला कहाँ दिए थे? सारनाथ। एवं सबसे सर्वाधिक उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। यानी बौद्ध धर्म में आत्मा का परिकल्पना नहीं किया गया है, और पुनर्जन्म को बौद्ध धर्म भी मानता है कि पुनर्जन्म होता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। 15 वर्ष की उम्र में ही आप बौद्ध संघ में शामिल हो सकते थे। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। ठीक है।
आम्रपाली को। फिर अगला इसमें है लाइन है कि सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। ठीक है, एशिया का ज्योतिपुंज कौन कहा था? सर एडविन अर्नाल्ड। देखिए यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात दिया हुआ है कि जैसे बौद्ध संगीति के बारे में पूछ दिया जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, किसके शासनकाल में हुआ था। तो जैसे प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था और यह कहाँ हुआ था? राजगिरी में। याद रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में, और अध्यक्ष थे महाकश्यप अजात शत्रु के शासनकाल में। द्वितीय संगीति हुआ था 100 साल बाद यानी 383 ईसा पूर्व में, और यह हुआ था वैशाली में, और अध्यक्ष थे साबाकामी। और शासन काल में किनके हुए थे? तो कालाशोक के, और कालाशोक के बाद अशोक आता है। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। राजगिरी, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र। और मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे, और अशोक जो थे अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईसा पूर्व में हुआ था कुंडलवन में। अध्यक्ष थे वसुमित्र और शासनकाल था कनिष्क का। कुंडलवन, ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। जैसे फिर आगे है जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। ठीक है, जैन धर्म के 42वें एवं 23वें तीर्थंकर क्रमशः अरिष्टनेमी एवं पार्श्वनाथ थे। यानी 22वें कौन थे? अरिष्टनेमी, एवं 23वें के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो पार्श्वनाथ याद रखिएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। याद रखिएगा, महावीर स्वामी जैन धर्म के क्या थे? 24वें यानी कि अंतिम 24 ही थे, उसके बाद नहीं हुए कोई, अंतिम तीर्थंकर थे। फिर आगे कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी यानी नालंदा में हुआ था, पावापुरी में। और महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ये भी पूछता है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकार किया था। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में यह सन्यासी बन गए थे। और 12 वर्षों की कठिन तपस्या, कितने? 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर, कहाँ? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किया। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधरों में विभाजित किया। और महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। महावीर भी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित है जैन धर्म से। और प्रथम जैन भिक्षुणी थी चांपा। ये पूछता है कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो चांपा थी। फिर है कि महावीर के प्रथम अनुयायी थे तो उनके दामाद ही थे। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद ही थे जिनका नाम था जामिल। अब देख लीजिए जैन संगीति को भी देख लीजिए। यहाँ पर दो जैन संगीति हुए थे। एक 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुए थे। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ठीक है, और उसके बाद जो है द्वितीय हुआ था 512 ईसा पूर्व में, और स्थल वल्लभी है, और इसका अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए सबको जय हिंद।